मूवी स्टार्ट होती है, सीन रसिया का दिखाया जाता है। यहाँ पर एक चंपू से मिलते हैं हम, जिसका नाम वेंको होता है। वेंको के फादर बहुत ही बीमार हैं और वो मरने वाले हैं। वेंको के फादर टोनी स्टार्क के फादर के साथ काम करते थे, और जो वो सीने में लगाने वाला टोनी ने आर्क रिएक्टर बनाया है ना, तो टोनी के फादर ने वो पहले ही बड़ा आर्क रिएक्टर बना दिया था। और जब टोनी के फादर बड़ा आर्क रिएक्टर बना रहे थे तो वेंको के फादर उनके साथ काम कर रहे थे। यार, ये वेंको के फादर का नाम एंटोन है, तो मैं एंटोन ही कहूंगी। तो टोनी के फादर को पता लगता है कि एंटोन उनकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा है वेपन बनाने के लिए। तो फिर हावर्ड स्टार्क एंटोन को देश निकाला दे देते हैं और वापस रसिया भेज देते हैं। ये रसिया का ही रहने वाला था ना। तो अब एंटोन अपने बेटे के सामने मर जाता है और उसके आखिरी वर्ड यही होते हैं कि हमारे परिवार को स्टार्क परिवार ने बर्बाद कर दिया और तुम्हें उससे बदला लेना है। मुझे माफ करना बेटा, मैं अपने ज्ञान के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तो भाई, मूवी का असली विलेन सामने आ जाता है और ये अपने एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, टोनी स्टार्क जैसे एक आर्क रिएक्टर बनाने में। लो भाई, इस चंपू ने भी आर्क रिएक्टर बना लिया है और देखते हैं अब ये क्या करने वाला है। इसके इस्तेमाल से क्या करेगा? टोनी को ही बर्बाद करने निकलेगा ना, विलेन जो है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टोनी तो अपनी मजे मस्ती में होता है, दुनिया के सामने अपने सूट का प्रदर्शन कर रहा होता है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि आयरन मैन टोनी स्टार्क है। गवर्नमेंट ने एक मीटिंग रखी है जहाँ पर टोनी स्टार्क को बुलाया गया है। इसका एक सेक्रेटरी है जिसका नाम हैप्पी है। गवर्नमेंट टोनी से कहती है कि अपना सूट तुम हमें दे दो, ये टेक्नोलॉजी सरकार के पास होनी चाहिए। तो टोनी कहता है, नहीं जाने मन, मैं अपना सूट नहीं दूंगा। सूट मेरी दिलरुबा है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं ही आयरन मैन हूँ। आयरन मैन मेरा सूट नहीं, बल्कि मैं ही आयरन मैन हूँ। टोनी साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैंने सूट दे दिया तो इसका मतलब मैंने खुद को दे दिया, तो मैं खुद को नहीं दूंगा। ये हैमर है, हैमर की भी हथियार बनाने की एक बड़ी कंपनी है, लेकिन टोनी स्टार्क के मुकाबले उसके हथियार इतने बढ़िया नहीं होते। लेकिन हाँ, कंपनी तो है। गवर्नमेंट टोनी से कहती है कि तुम हमें सूट भी नहीं दे रहे हो और हथियार बनाने भी बंद कर दिए हैं, तो हम हाथ पे हाथ रखे हुए दुनिया की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो टोनी कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं ही विश्व शांति लाऊंगा, मैं खुद दुनिया की रक्षा करूंगा। अब क्या इससे ज्यादा बच्चे की जान लोगे? अगले सीन में हमें पता लगता है कि जो आर्क रिएक्टर टोनी के सीने में है वो एक स्लो पॉइजन छोड़ रहा है, जिसकी वजह से टोनी की बॉडी स्लो पॉइजन का शिकार हो रही है। टोनी ने हर चीज करके देख ली, बहुत कड़वे कड़वे काढ़े पी के देख ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब उसे लग रहा है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो जल्दी ही मरने वाला है। ये बात टोनी ने सबसे छिपा के रखी हुई है। अब यहाँ पर पेपर आ जाती है और पेपर टोनी से झगड़ा करने लगती है। टोनी, तुम क्या पागल हो? तुमने सरकार के सामने ये क्या बात कह दी कि विश्व शांति का जिम्मा मैं लूंगा? तुम इस काम में मारे जाओगे। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुमने कंपनी का काम भी ढीला कर दिया है। मैं जितना कर सकती हूँ उससे ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन मुझसे अब नहीं होगा। टोनी वेपन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी की सीईओ बना रहा हूँ। मैं तुमसे ज्यादा विश्वास किसी पे नहीं कर सकता। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, और तुम में वो हर काबिलियत है जो एक कंपनी को संभालने वाले में होनी चाहिए। तो कंपनी पेपर के नाम करवाने के लिए नताशा लॉयर बन के आ जाती है। तो एवेंजर्स की मूवियों में सबसे पहले नताशा इसी मूवी में दिखाई गई थी, और नताशा की लाइफ बाद में दिखाई जाएगी एक मूवी में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसको भी। फिलहाल नताशा शील्ड की टॉप एजेंट है और उसको निक फ्यूरी ने टोनी की जासूसी करने के लिए भेजा है, इसलिए वो पेपर की असिस्टेंट भी बन जाती है। पेपर टोनी से कहती है कि ये आखिरी साइन होंगे जो मैं तुमसे करा रही हूँ, अब तो मैं तुमसे कोई साइन नहीं कराऊंगी और ना तुम्हारे पीछे पीछे भागूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टोनी कार रेसिंग में हिस्सा ले लेता है बिना पेपर की मर्जी के। रेस के बीच में वैंको टपक जाता है और टोनी की कार पर वार कर देता है। टोनी उससे फाइट करता है और टोनी को पता लग जाता है कि उसे पावर आर्क रिएक्टर से मिल रही है जो उसके ही जैसा होता है, और टोनी फिर सीधा आर्क रिएक्टर पर वार करके उसका आर्क रिएक्टर तोड़ देता है। वैंको को पुलिस पकड़ लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैंको जिस जेल के कमरे में था उसमें बम लगा देता है और वहां पर एक दूसरा कैदी छोड़ देते हैं ये लोग, और जिससे दुनिया को पता लग जाता है कि बम में वैंको उड़ गया है, मतलब वो मर चुका है, लेकिन वैंको को हैमर ने चुरा लिया है। हैमर वैंको से कहता है कि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, टोनी स्टार्क को बर्बाद करने का, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें शायद मेरे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम मेरे साथ काम करो और हम दोनों मिलकर टोनी स्टार्क को बर्बाद कर देंगे। हैमर वैंको को अपने सूट दिखाता है और वो कहता है कि इनके लिए मुझे पायलट तैयार करने हैं, लेकिन वैंको कहता है कि मैं इन्हें ड्रोन बनाऊंगा जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में होगा। किसी को पता नहीं होता, लेकिन वैंको इनका कंट्रोल सिर्फ अपने
हाथों में रखने वाला है टोनी को मारने के लिए। लेकिन हैमर टोनी को मारना नहीं चाहता, वो तो बस उसे जंग लगा लोहा बनाना चाहता है, मतलब उसके मुकाबले अपनी कंपनी को ऊपर उठाना चाहता है, बस और कुछ नहीं। ये रूडी है, रूडी भाई लोग इन लोगों ने चेंज कर दिया है। पिछली मूवी में जो था वो अच्छा लगता था, लेकिन कोई नहीं, अब हम इसी से काम चला लेंगे। रूडी और पेपर आयरन मैन की हरकतों से बिल्कुल गुस्से में भुने पड़े हैं। टोनी बिल्कुल नशे में धुत सूट पहने हुए होता है। टोनी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल बेपरवाह हो गया है, एकदम केयरलेस हो चुका है। पेपर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी को तो अपनी मनमर्जी करनी है, उसे किसी की क्यों सुननी है, क्योंकि वो मरने वाला है। टोनी को लगता है कि ये उसका आखिरी बर्थडे है। रूडी टोनी का एक सूट चुरा लेता है और जाकर टोनी के सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पर सारे लोगों को डराकर भगा देता है। लेकिन टोनी सूट उतारने को तैयार नहीं है, इसलिए ये दोनों फाइट करने लगते हैं। आखिर में टोनी तो नशे की हालत में धुत हो जाता है और रूडी सूट उठाकर भाग जाता है। ओह सॉरी, सूट उठाकर नहीं, सूट पहनकर हवा हवाई हो जाता है। रूडी कर्नल होता है तो सब लोग अपने कर्नल को देखकर बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि वाह वाह, हमें भी सूट मिल गया है अब। और वहीं दूसरी तरफ फ्यूरी टोनी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि नताशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो तुम्हारी जासूसी कर रही थी कि तुम मरने वाले हो और ये रिएक्टर तुम्हारी बॉडी पर क्या असर कर रहा है। फ्यूरी कहता है कि हमारे पास इसका तोड़ जरूर मिल जाएगा, लेकिन टोनी मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि मैंने सब कुछ आजमा लिया है, अब मैं नहीं बचूंगा। नताशा उसे एक इंजेक्शन लगाती है। टोनी कहता है कि ये क्या क्या तुमने मेरे साथ, तुम मुझे पहले ही मारना चाहते हो क्या? फ्यूरी कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो जहर बढ़ रहा है ये उसका असर कम करेगा। तो टोनी कहता है कि फिर तो मुझे इसके 8-10 डिब्बे दे दो। फ्यूरी कहता है कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये बस उसको कम करेगा और बीमारी का इलाज तुम निकाल सकते हो, यकीन मानो। अगला सीन भी टोनी और फ्यूरी का ही दिखाया जाता है, जहाँ फ्यूरी टोनी से कहता है कि तुम जब ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें एवेंजर्स में शामिल करूंगा। टोनी कहता है कि उस घटिया टीम में मैं क्यों जाऊं? ओह अच्छा, तुम मुझे इसलिए ले जा रहे हो क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। फ्यूरी कहता है कुछ भी समझ लो। सबको पता है टोनी बड़बोले के साथ थोड़ा सा घमंडी है। ये लोग टोनी को एक बैग देकर चले जाते हैं जो टोनी के फादर का होता है और उधर दूसरी तरफ रूडी के सूट में हैमर कुछ और हथियार ऐड कर देता है, जैसे बंदूक वगैरह। टोनी आज तक अपने डैड से नाराज होता है, वो इसलिए क्योंकि टोनी समझता है कि मेरे डैड मुझसे ज्यादा बस काम पर ध्यान देते थे और वो अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाए, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया, अपने से दूर कर दिया। उस बैग में टोनी के फादर द्वारा एक रिकॉर्ड की गई कैसेट थी, जिसे टोनी आज चलाता है और उसे देखकर टोनी का नजरिया बदल जाता है अपने डैड के प्रति। उस वीडियो में हावर्ड स्टार्क कहते हैं कि टोनी तुम अभी छोटे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगी। वो अपने बेटे से साइंस की लैंग्वेज में बहुत सारी बातें बताता है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, बस मेरे पल्ले एक बात पड़ी। हावर्ड स्टार्क टोनी से कहता है कि बेटा मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो। ये वीडियो देखकर टोनी तो भावात्मक हो जाता है और उसे आइडिया मिल जाता है कि वो कैसे बच सकता है। हावर्ड स्टार्क की वीडियो में टेबल पर एक मैप रखा था जिसमें एक सिटी बना हुआ था। उस सिटी को उठाकर टोनी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि इस मैप से ही टोनी अपने लिए एक ऐसा तत्व बनाने वाला है जो उसकी बॉडी पर आर्क रिएक्टर की तरह बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, वो उससे कहीं ज्यादा सेफ होगा। टोनी अपने काम पर लग जाता है और जारवेज से बातें करते करते वो आखिरकार ढूंढ ही लेता है कि उसे आखिर क्या चीज बनानी है। टोनी के अंदर जीने की उम्मीद पूरी तरह से जाग चुकी है और वो हंसने लगता है और कहता है कि डैड वाह, तुम तो मरने के बाद भी मुझे पाठ पढ़ा रहे हो। तो आखिरकार टोनी ने बहुत मेहनत करके अपना फॉर्मूला बना लिया है। जारवेज कहता है मुबारक हो सर, आपने एक नए तत्व की खोज की है। और उस तत्व को आर्क रिएक्टर बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वैंको ने भी अपने ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन वो हैमर से कहता है कि ये ड्रोन्स ना हथियार चलाएंगे ना ही उड़ पाएंगे, बस सैल्यूट करेंगे, जिस पर हैमर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। हैमर की कंपनी का एक सेमिनार लगेगा जिसमें ड्रोन्स को पब्लिक में दिखाया जाएगा और उसमें रूडी भी अपना सूट बूट पहनकर तैयार होगा। हैमर वैंको को निगरानी में रखकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वैंको उन लोगों को मार डालता है और टोनी को कॉल करता है। टोनी को पता लग जाता है कि वैंको मरा नहीं बल्कि हैमर के साथ काम कर रहा था और वो उसकी बातों से समझ जाता है कि जहाँ पर हैमर का सेमिनार लग रहा है वहाँ पर वैंको कुछ गड़बड़ करने वाला है। टोनी बिना एक्सपेरिमेंट किए पुराने रिएक्टर को हटाकर अपने सीने में नया रिएक्टर लगा देता है और जारवेज से कहता है कि जल्दी से इसका परीक्षण करो, मेरे पास टाइम नहीं है। जारवेज उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और आखिरकार टोनी की बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उधर पेपर और नताशा भी पहुँच गए हैं
उसी सेमिनार में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं ना वहाँ पर। हैमर पब्लिक के सामने अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन कराने लगता है और हैमर इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि उसके ड्रोन्स वेंको के कमांड। लास्ट में एंट्री होती है रूडी की, और रूडी के सूट को भी वेंको ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, लेकिन किसी को नहीं पता होता। लो भाई, लास्ट में आयरन मैन की भी एंट्री हो जाती है। आयरन मैन को देखते ही पूरी पब्लिक जोरों से शोर मचाने लगती है। आखिरकार वो उनका फेवरेट जो है। तो ड्रोन्स को कमांड मिल जाती है और वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हैमर भागकर सिस्टम के पास आता है और वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, इन ड्रोन्स का कंट्रोल किसके हाथ में है, देखो जल्दी। यहाँ पर नताशा और पेपर भी आ जाती है और नताशा हैमर का गला पकड़ती है और पूछती है कि बता किसका हाथ है इसमें। हैमर वेंको का नाम लेता है और वेंको का नाम सुनते ही पेपर एकदम से पुलिस को फोन कर देती है और कहती है कि जो मुजरिम है वो मेरे सामने खड़ा है। उधर ये वेंको का बच्चा बैठा बैठा चारों तरफ हंगामा करा रहा है। नताशा हैप्पी के साथ वहाँ जाती है जहाँ से इन ड्रोन्स को कमांड मिल रही है, और उधर आयरन मैन और रूडी मिलकर ड्रोन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन रूडी अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा क्योंकि इसका कंट्रोल भी उसी के हाथ में है। नताशा वहाँ जाती है, वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि वेंको वहाँ से पहले ही भाग चुका है, लेकिन वो रूडी के सिस्टम को ठीक कर देती है। रूडी ठीक हो जाता है और वो कहता है कि अरे भाई, इस सूट को तुम ही रखो। टोनी कहता है कि ना और चुरा ले, तुझे तो बहुत मजा आ रहा था ना सूट पहनने का, अब पता लगा। इन दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती, तभी यहाँ पर सारे ड्रोन एक साथ आकर दोनों पर हमला कर देते हैं। लेकिन दोनों मिलकर सारे ड्रोन्स को उड़ा डालते हैं, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। अभी तो वेंको जिंदा है, वो बड़ा सा सूट बूट पहन कर आ जाता है इनके सामने। उधर पेपर हैमर को गिरफ्तार करवा देती है। हैमर कहता है कि वाह, तुम तो सच में CEO बन गई, तुमने तो मुझे रास्ते से हटाकर कंपटीशन ही खत्म कर दिया। सब लोग यहाँ से घर चले जाते हैं, लेकिन पेपर कहती है कि मामला शांत होने तक मैं यहीं रुकूंगी। तो भाई, अब टोनी और रूडी मुसीबत से लड़ने के लिए रेडी हैं। हम सबको पता है कि कौन मरने वाला है, वेंको ही तो विलन है, विलन ही तो मरता है, आखिरकार हीरो तो बच जाते हैं। लेकिन मार्वल की मूवी में ऐसा नहीं है। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि एक एक करके सुपर हीरो भी खत्म होने लगेंगे। उधर इन लोगों को पता लगता है कि वेंको ने अपने हर एक ड्रोन में बम लगा रखा है, तो टोनी का ध्यान जाता है पेपर पर, क्योंकि पेपर तो वहीं पर है जहाँ पर सारे ड्रोन पड़े हुए हैं। एक एक करके ड्रोन फटने लगते हैं, लेकिन पेपर के पास वाला ड्रोन फटने से पहले ही टोनी पेपर को उड़ा ले जाता है। अब यहाँ पर इनकी किसिंग विसिंग स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर बैठा होता है रूडी। टोनी कहता है कि अरे यार, बड़े बेशरम हो, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तो रूडी कहता है कि मैं तो यहाँ पर पहले आया था, इसलिए मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ। अगले सीन में फ्यूरी टोनी से मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एवेंजर्स की टीम में लेना चाहता हूँ, लेकिन ये नताशा की रिपोर्ट है। तो टोनी कहता है कि नताशा ने तो यही लिखा होगा ना कि मैं एवेंजर्स टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन फ्यूरी कहता है कि पहले पूरी रिपोर्ट पढ़ तो लो। भाई, नताशा ने तो रिपोर्ट में लिख दिया है कि टोनी एवेंजर्स के लायक है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत घमंडी है, बड़बोला भी है और हर जगह अपना शो ऑफ ज्यादा करता है। तो फ्यूरी कहता है कि हम तुम्हें एवेंजर्स टीम का सलाहकार बना रहे हैं। टोनी कहता है कि इसके बदले में मुझे गवर्नमेंट से भरपूर बड़ी बड़ी तारीफें चाहिए जनता के सामने। लो भाई, इसका शो ऑफ यहाँ भी स्टार्ट है। तो मूवी के लास्ट में टोनी और रूबी को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है और लंबी लंबी तारीफें भी सुनने को मिलती हैं। मूवी खत्म हो गई है और नेक्स्ट मूवी आयरन मैन 3 होगी। वो बहुत ही धांसू मूवी है। अरे यार, मैं एक चीज बताना तो भूल गई, इस मूवी के बाद में ही थोर धरती पर आ गया है। शील्ड के एक एजेंट ने फ्यूरी को कॉल करके बताया है कि सर, मुझे जगह मिल गई है और ये वही जगह है जहाँ पर थोर का हथौड़ा पड़ा है। और अभी मैं थोर मूवी एक्सप्लेन नहीं करूंगी वरना सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। पहले मैं आयरन मैन 3 मूवी एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद थोर की मूवी एक्सप्लेन करूंगी।